राज्यसभा टीवी का ये बेहद ख़ास प्रोग्राम है गुफ्तगू, और गुफ्तगू में आज हमारे साथ हैं जानी मानी कला समीक्षक और लेखिका वर्षा दास। डॉक्टर वर्षा दास एक जानी मानी लेखिका हैं। वर्षा दास का जन्म नवंबर 1942 को हुआ। गांधीवादी मूल्यों से प्रभावित और रची बसी डॉक्टर वर्षा दास का जन्म एक स्वतंत्रता सेनानी परिवार में हुआ है। संस्कृत और हिंदी में मुंबई विश्वविद्यालय से एमए कर चुकी वर्षा दास उस्मानिया विश्वविद्यालय हैदराबाद से पारंपरिक कला के क्षेत्र में डॉक्टरेट की उपाधि भी ले चुकी हैं। वर्षा दास ने कविताओं से लेकर रेडियो नाटकों और बच्चों के लिए पुस्तकों का अनुवाद और उनका रूपांतरण भी किया है। वर्षा दास गुजराती, हिंदी और अंग्रेजी में लिखने के साथ साथ बांग्ला, अंग्रेजी, गुजराती, हिंदी, मराठी और उड़िया भाषाओं में अनुवाद भी कर चुकी हैं। पिछले 45 साल से लिख रही वर्षा दास ने 3 दशकों तक नेशनल बुक ट्रस्ट के साथ भी काम किया है। 18 साल की उम्र में अपनी पहली किताब लिख चुकी डॉक्टर वर्षा दास साहित्य अकादमी नई दिल्ली, गुजराती साहित्य परिषद अहमदाबाद द्वारा सम्मानित भी की जा चुकी हैं। आज डॉक्टर वर्षा दास अपने कार्यों और लेखन से भारतीय कला और कला के क्षेत्र के विभिन्न अंगों का देश ही नहीं विदेश तक प्रचार और प्रसार कर रही हैं। वर्षा जी, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। नमस्कार। हमें बताइए कि इतना लंबा अरसा कलाओं की समीक्षा करते हुए आपका गुजरा, एक बुनियादी सवाल जो जहन में उठता है, जिसको आप अक्सर जिससे टकराती रही होंगी, कि कला का हमारे जीवन में महत्व क्या है, अगर वो ना हो तो क्या कमी होगी हमारे जीवन में, हमें बताइए। देखिए, हमारे जीवन में वैसे देखा जाए तो एक सूक्ष्म पक्ष होता है और एक स्थूल। और स्थूल को और मजबूत बनाने के लिए हम हमारे बहिर्जगत की ओर आकर्षित होते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं। लेकिन जो सूक्ष्म पक्ष है, जो हमारे भीतर है, हमारा मन, हमारा हृदय, जीवन के मूल्य, संस्कार, आचार व्यवहार, इस सभी में वो प्रतिबिंबित होता है। और जो कलाएं हैं, नृत्य, संगीत, दृश्य कला, ये सारी कलाएं उस सूक्ष्म पक्ष में एक प्रकार की संवादिता पैदा करती है और उनके समन्वय से मनुष्य का चरित्र, उसका निर्माण होता है, ऐसा मैं मानती हूँ। और इसीलिए बचपन से ही हमें ये कलाओं के प्रति हम एक्सपोजर दिया गया था। जैसे कि नृत्य, संगीत स्कूल में थे तब से सीखते थे, क्लासिकल नृत्य, क्लासिकल संगीत, सितार बजाना, और फिर प्रदर्शनियों में जाना, देखना। मतलब इन सब की बहुत गूढ़ समझ ना भी हो, फिर भी वो देखते देखते और उस एक्सपोजर से हमारे अंदर कुछ न कुछ ऐसी संवेदनाएं जागती हैं जो अधिक मानवीय होती जाती है। ऐसा मैंने अपने अनुभव से देखा है। क्योंकि मैं कहूँगी कि ये कलाएं ही एक ऐसी चीज़ है जो मनुष्य करता है। अब दूसरे प्राणी, जीव जंतु ये सब देखें तो उनके जीवन में ये कला पक्ष नहीं है। जबकि मनुष्य का आप पाषाण युग में भी देखें तो वो कला थी। गुफाओं में भी चित्रण करते थे, खुश होने पे नाचते थे, जो भी चीज़ हाथ में आई उसको बजा के ताल उसमें से पैदा होता था। तो ये मनुष्य की एक अंदरूनी एक इच्छा कहें, भावना कहें, उसको अपना अपने भावों को, नकारात्मक हो या सकारात्मक हो, उसे प्रस्तुत करने का एक माध्यम भी बनी और एक उसका नेचुरल रिएक्शन भी बनता है। अनेक दूसरे कला रूपों के बजाय अभी हम फिलहाल आपके साथ दृश्य कलाओं के बारे में बात करना चाहते हैं।
और जैसा कि आपने कहा कि सूक्ष्म और दूसरा शब्द आपने क्या, बृहद, स्थूल, इन दो का आप दो शब्दों का आपने इस्तेमाल किया। इसको अगर व्यावहारिक रूप से समझना हो तो इसे कैसे एक साधारण शब्दावली में इसे कैसे समझें, क्योंकि चित्र जो कि पारंपरिक रूप से आपने गुफाओं का जिक्र किया, जहाँ पर शायद उन चित्रों का उपयोग जीवन की जो फौरी ज़रूरतें थीं उसके साथ जुड़ा हुआ था। उदाहरण के लिए आने वाली पीढ़ियों को ये संकेत देना कि शिकार को कैसे पाया जाए, उसकी कोई एक हो सकता है चित्र श्रृंखला के ज़रिए वो बात बताई गई हो। भाषा उतनी उन्नत नहीं थी तो चित्रों के ज़रिए उस बात को संप्रेषित किया गया हो। अगर ख़ास तौर पर इस पूरी कला यात्रा से होते हुए हम आधुनिक चित्रकला तक पहुँचें तो इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है कि एक मॉडर्न आर्ट, आधुनिक चित्रकला, इसकी ज़रूरत अचानक क्यों आती है, जबकि उससे पहले की जो प्रिमिटिव आर्ट है उसका रूप बिल्कुल दूसरा है? जी हाँ, रूप तो दूसरा है, पर जैसे जैसे मनुष्य विकसित होता गया वैसे ये कलाएं भी विकसित होती गई। जैसे कि प्रकृति से फिर संस्कृति हुई ना, जिसमें मनुष्य का अपना कोई दखल था और नई नई चीज़ें वो ढूंढता गया, अपने जीवन को और संवारता गया। और फिर हालांकि संस्कृति से फिर विकृति भी आई है, लेकिन कला है वो संस्कृति की द्योतक है, परिचायक है। और कलाओं के द्वारा हम मनुष्य के विकास को पहचान सकते हैं। जहाँ पर कलाएं विकसित होती है वहाँ का मनुष्य भी अवश्य विकसित होगा। और जहाँ पे कलाओं का दमन होता है वहाँ पर आप देखेंगे कि मनुष्य में भी वो एक पाशविकता जैसे दिखाई देती है। और ऐसे कई दृष्टांत हम आज की दुनिया में भी देख रहे हैं, जहाँ संग्रहालय को जलाया जाता है, बड़ी बड़ी मूर्तियों को तोड़ा जाता है, ये सब भी है। लेकिन दूसरी तरफ ये मनुष्य के विकास के साथ साथ कला का विकास, हालांकि कला का विकास भी ऐसे इस तरह से हुआ है कि कुछ परिचित बिंब होते हैं वो अपरिचित से भी लगते हैं, एब्स्ट्रैक्ट भी लगते हैं, कभी कभी कुछ विकृत भी लगते हैं। लेकिन हर एक को समझने के लिए दृष्टि को भी हम कल्टीवेट करते रहते हैं ज़िंदगी भर, और वो भी जितना एक्सपोजर होता है उस तरह से होता है। तो ज़रूरत की जो आप बात कर रहे हैं वो ज़रूरत, जैसा कि मैंने कहा कि हमारे सूक्ष्म भावों को और सम्मार्जित करने के लिए कलाओं की आवश्यकता है। और हाँ, जो शिशु मंदिर हुआ करते हैं, जैसे कि मैं छोटी थी तो हमारे यहाँ शिशु मंदिर में मुझे भेजा गया था, तो बहुत छोटी सी बात होती थी, छोटा सा एक टिंग करके घंटी बजती थी और हमें ज़मीन से अपनी प्लेट, पीतल की थाली में हमें कुछ नाश्ता दिया जाता था। वो उसको ऊपर उठाना है, कोई आवाज़ ना हो, और फिर से टिंग हुआ, उसको नीचे रखना है, फिर कोई आवाज़ ना हो। ये बहुत ही एक सूक्ष्म क्रिया है, लेकिन वो एक साउंड भी है उसमें, एक पूरी क्रिया भी है, मन, शरीर, उसके अंदर एक संतुलन भी उससे पैदा होता है। तो कला इस तरह से काम करती है हमारे साथ। वो कोई ऊपर से एक कंप्यूटर सीखना अलग चीज़ है और कला एक अलग चीज़ है। तो यहीं पर ये वापस हम उस सवाल पर आएंगे कि ख़ास तौर पर जब कला में अमूर्तन शुरू होता है जी, और कला में जिसे हम आज मॉडर्न आर्ट के नाम से जानते हैं, जिससे ज़्यादातर जो बड़ी जनसंख्या है देश की वो कला वीथिकाओं में नहीं जा पाती और वो एक बहुत छोटे से वर्ग के बीच एक्सरसाइज किया जा रहा होता है, उसके द्वारा प्रशंसित होता है या उसका आस्वाद एक छोटा सा वर्ग ही उठा रहा होता है। ये जो पूरा उपक्रम है, जो उद्यम है, इसका क्या महत्व है और ये क्यों है? कला में अमूर्तता क्यों है? कला में आधुनिक चित्रकला जैसा शब्द उसका क्या, अगर वो ना हो तो क्या कमी होगी? नहीं, देखिए,
आम लोग नहीं जा पाते हैं, उसका एक कारण यह भी है कि उन्हें कला की अहमियत का अभी तक पता नहीं चला है। वो जानते नहीं हैं कि वो कला उनके जीवन में किस प्रकार का प्रभाव पैदा करेगी और उनके मन को, अवचेतन मन को किस तरह से घड़ेगी। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि कला पे अधिक लिखा जाए, कला को लोगों तक पहुंचाया जाए, क्योंकि केवल कला वीथी में ही बंद रहेगी कला तो लोग उसे नहीं पहचानेंगे। बम्बई में जब ये प्रोग्रेसिव ग्रुप हुआ था तो शुरू में वो लोग बाहर भी, रास्ते पर भी अपनी पेंटिंग्स लाइन में लगा देते थे कि आते जाते लोग देखें, कम से कम थोड़ा सा रुकेंगे, देखेंगे। कैलेंडर आर्ट हमारे यहाँ बहुत पुरानी है, लोक कलाएं भी बहुत पुरानी हैं, लेकिन लोक कलाओं का संबंध ज़्यादातर त्योहारों और पर्वों के साथ रहा है। तो उसे जो लोग उसका इस्तेमाल करते हैं या जो नई कृतियाँ बनाते हैं, वे लोग उसे कला के रूप में नहीं देखते हैं। वो एक सहज प्रवृत्ति है, लेकिन उस सहज प्रवृत्ति से भी उनके मानस पे जो लोग उसे देखते हैं उन पर उसका काफ़ी असर होता है। अब कला जो लोग सीखते भी हैं महाविद्यालयों में, उनको भी सबसे पहले तो बड़े मोटे तौर पे शरीर कैसे बनाना, उसके विभिन्न अंग हैं, उनका मेजरमेंट्स क्या हो, किस तरह का प्रोपोर्शन हो, अगर हाथ इतने हैं तो सिर कितना हो। और ये अगर आप देखें तो मूर्ति कलाएं, जो चोला मूर्तियां हैं या हमारे प्राचीन जो मूर्तियां हैं, उनका भी एक अलग शास्त्र है और उस शास्त्र में ये सारी बातें समझाई गई हैं। लेकिन आज के कला विद्यालयों में भी इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ रही है कि जब तक किसी का हाथ सही परिचित शरीर बनाने में नहीं बैठेगा, तब तक वो उसे विकृत नहीं कर पाएगा। और वो विकृति जो होती है वो उसके मन के भावों का परिचय देती है। हम पिकासो की कृतियों में जैसा देखते हैं या सूजा के चित्रों में भी जैसा देखते हैं कि आँख उसकी जगह पे नहीं है, कहीं और है, नाक कहीं और है, हाथ भी काफ़ी विकृत लग रहे हैं, लेकिन इस सब के द्वारा वे उसके अंतर्मन की कुछ बातें बताना चाहते हैं या सामाजिक कोई परिस्थिति है उसका निरूपण इस विकृति के द्वारा करना चाहते हैं। वर्षा जी, बहुत अच्छी बात है, आपने आकृति से विकृति की तरफ और ख़ास तौर पर एक कलाकार की अपनी जो अपने ऑब्जर्वेशंस, उसके अपने अनुभव और उनका एक पोर्ट्रेयल, इस सिलसिले में इसी बातचीत को हम आगे बढ़ाएंगे और ख़ास तौर पर कुछ मास्टर्स के, कुछ जो बीते समय में हमारे जो कॉन्टेम्प्रेरी आर्टिस्ट हैं उनके कामों के संदर्भ में इसकी चर्चा करेंगे। अभी एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं और बातें जारी रखते हैं जानी मानी कला समीक्षिका और लेखिका वर्षा दास के साथ। चित्रकला में हर एक कलाकार की जो लाक्षणिकता है वो आपको चित्र देखने से ही, मतलब अगर आप देखते रहते हैं और वो सूझ आप में बनती जाती हैं तो वो देखते ही आप पहचान जाएंगे कि ये कौन है। स्वागत है एक बार फिर से, आप हैं प्रोग्राम गुफ्तगू में और आज हैं हमारे साथ जानी मानी कला समीक्षिका और लेखिका वर्षा दास। वर्षा जी, ब्रेक से पहले आपने हमें बताया कि किस तरह चित्र अपनी आरंभिक अवस्था से जैसे जैसे समाज जटिल होता जाता है, कहने के लिए बातें जटिल होती जाती हैं, वैसे वैसे चित्रों का रूप भी बदलता जाता है। इसको अगर हम अपने किन्हीं कुछ चुने हुए समकालीन चित्रकारों के काम के ज़रिए समझना चाहें तो आप हमें कैसे समझाएंगे? ये तो एक है मूर्ति कला धनराज भगत की, जिसमें उन्होंने लकड़ी और धातु का इस्तेमाल किया है और इसका शीर्षक है सम्राट। अब इस मूर्ति को आप देखें तो इसमें सम्राट जो हम लोग देखते हैं कि किस तरह की उसकी वेशभूषा हो, सिर पे मुकुट हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन इसके जो प्रोपोर्शंस हैं ऊपर से नीचे तक के,
ऊपर जैसे कि चौड़ा है और कुछ धजाएं हों, उस तरह के आकार बनाए गए हैं। और कई बार जब चित्रकार या मूर्तिकार एक शीर्षक देता है तो दर्शक का मन भी उसी को ढूंढने में आगे निकलता है। इसलिए कई लोग ये भी कहते हैं कि हम शीर्षक नहीं देना चाहेंगे, आप अपने आप सोचिए, अपना एक अलग रिश्ता बनाइए हमारी कृति के साथ। तो ऐसा भी है, लेकिन जहाँ जहाँ शीर्षक होता है वहाँ हम देखते हैं कि कलाकार ने को इसमें क्या लगा जिससे वो इसे सम्राट कहता है। जैसे कि और एक, लेकिन अगर हम इसी सम्राट के बारे में ही एक बार बात करें तो जैसे सम्राट शब्द आते ही आपको एक प्री कॉन्सीव्ड एक सम्राट आपके जहन में उभरता है, जो कि आपको धनराज भगत की इस कला में नहीं मिलता। तो वो दरअसल कहना क्या चाहते हैं? नहीं, वो जो कहना चाहते हैं वो उसके जो दूसरी लाक्षणिकताएं होती है सम्राट की, वो केवल उसकी वेशभूषा में नहीं है या उसके कमर पे तलवार हो, वो नहीं है, लेकिन एक उसका चरित्र कैसा हो, उसकी भव्यता कैसी हो, ये दिखाना है उनको। तो वो ही उन्होंने यहाँ पर दिखाया है। हाँ जी। एक और है जैसे कि ये शंखो चौधरी। अब इन्होंने यहाँ पर पक्षियों की मूर्तियां बनाई हैं। जैसे कि इस चित्र को वे कहते हैं मोर। अब ये मोर है वो जो पत्तरें होती है, स्टेनलेस स्टील की हो या एल्यूमिनियम की हो, उनको काट के मोड़ के बनाते हैं। ये भी उनकी अपनी एक लाक्षणिकता है। और वो किस तरह से कहाँ से मोड़ते हैं, उससे वो या तो कबूतर बन जाता है या फिर मुर्गा भी बन जाता है या ऐसे ही एक पक्षी बन जाता है। और अगर आप उसे देखेंगे तो वाकई वो पक्षी की जो उसके शरीर की जो लय है, उसकी चोंच से लेकर उसका गला, गर्दन और उसका शरीर और उसके पंख, ये सारे हमें उसमें दिखाई देते हैं। तो वैसे देखा जाए तो कलाकार भी प्रेरणा प्रकृति से लेता है और उस प्रकृति को फिर अपने नज़रिए से अपनी कला में ढालता है। उसका आविर्भाव होता है, किसी का कैनवस पे होता है, किसी का मूर्तियों में होता है। फिर मूर्तियों में भी मिट्टी के खिलौने भी थे और अब भी मिट्टी से टेराकोटा में भी काफ़ी काम होते हैं, तो वहाँ भी हम देखते हैं। चित्रकला में हर एक कलाकार की जो लाक्षणिकता है वो आपको चित्र देखने से ही, मतलब अगर आप देखते रहते हैं और वो सूझ आप में बनती जाती हैं तो वो देखते ही आप पहचान जाएंगे कि ये कौन है। वर्षा जी, जिन दो चित्रों का यहाँ पर जिक्र किया, ये दोनों ही, एक शंखो चौधरी का आपने हमें दिखाया और एक धनराज भगत का दिखाया, दोनों ही मूर्तिकार हैं मूलतः। अगर हम तुलिका और रंगों और आकृतियों के साथ किसी चित्र की बात करें और ख़ासतौर पर ऐसे चित्र की बात करें जिसमें कोई आकार नहीं है, एक चित्र में सम्राट था, दूसरे में मोर था, दोनों में एक शब्द हैं और शब्दों के साथ कोई छवियाँ जुड़ी हुई हैं, ऐसे चित्र में कोई आकार नहीं उभरता। खैर शुरुआत तो प्राय सभी ने आकार से ही की थी और फिर धीरे धीरे वो लोग एब्स्ट्रैक्शन की ओर चले गए थे। और इसमें मैंने जैसे कि यहाँ पर मैं आपको एक दिखाऊं, संतोष, GR संतोष, गुलाम रसूल संतोष, जो बड़ौदा में थे और उन्होंने भी शुरुआत तो की थी मानव आकृतियों से ही, लेकिन बाद में उनकी कला काफ़ी बदल गई और ये एक उनका चित्र है, एक्रेलिक में किया हुआ है और इसका उन्होंने कोई शीर्षक नहीं दिया है, लेकिन वो धीरे धीरे कुछ प्रतीकों की ओर मुड़ गए और उन प्रतीकों को कुछ लोगों ने तांत्रिक चित्रकला भी कहा। अब ये हर एक दर्शक पर निर्भर है, वो उसका इंटरप्रिटेशन किस तरह से करना चाहते हैं। मुख्य बात तो ये होती है कि चित्रों में मतलब सौंदर्य बोध किस प्रकार का है, क्योंकि हर कृति कलाकृति नहीं होती है,
वो सौंदर्य बोध का इनपुट हो, उसमें आकारों और रंगों का संतुलन किस तरह से है, वो कृति देखकर आपकी क्या प्रतिक्रिया होती है। देख के मन खुश होता है, उदास होता है, कुछ भी हो सकता है, पर वो जो कलाकार के साथ आपका संप्रेषण है कि नहीं, ये दर्शक पर भी निर्भर करता है, क्योंकि कलाकार ने तो कोई चीज करके छोड़ दी। ये तो देखिए आपका अनुभव कहता है, जो कि वर्षों से चित्रों और दूसरे कला रूपों के बीच से विचरण करते हुए आप यहाँ तक आई हैं। मैं बार बार मेरा जहन उस तरफ जाता है कि जिसको कला एप्रिशिएट करने का की कोई ट्रेनिंग नहीं हुई है, कैसे देखें ये उसको समझाया नहीं गया है। उसके लिए तो वो सिर्फ कागज़ पर, कैनवस पर खींची हुई कुछ रेखाएं ही हैं, जिसे कला कहकर ना सिर्फ उसका बड़ा मोल बताया जा रहा है, बल्कि उसका करोड़ों और लाखों में ऑक्शन भी हो रहा है। तो अगर इसे देखना प्रस्तावित करें आप कि कैसे देखें इस कला को, तो आप क्या प्रस्तावित करेंगी? मैं तो कहूँगी कि वो देखते देखते ही वो सूझ आती जाती है। मैंने भी कोई कला शिक्षा नहीं ली है, लेकिन मैंने जतिन दास से बहुत कुछ सीखा, जिनसे मेरा विवाह हुआ था। और जतिन के जो रेखाएं थी वो इतनी सशक्त थी। वो आकृति परक चित्रकार हैं, और आकृति के द्वारा वो एक ऐसी गति ले आते हैं कि मतलब आपको देखकर लगेगा कि ये कला कोई अजीब चीज़ है। मेरा कला के प्रति आकर्षण होने का एक कारण वह भी था कि मैंने उनको कैनवस पर चित्र शुरू करते देखा था। वो ब्लैंक कैनवस के सामने चित्रकार खड़ा हो, देखता रहे और फिर अचानक से एक तुलिका उठा के एक इस तरह से घुमाए कि उसमें प्राण आ जाए। ये एक अभी बोलते हुए भी मुझे रोमांच हो रहा है। तो ये मैंने पहली बार मैंने चित्र देखे थे गैलरीज में, आर्ट गैलरीज में देखे थे, लेकिन चित्रकार को काम करते हुए नहीं देखा था। तो पहली बार मैंने जतिन को देखा ये काम करते हुए, और मुझे लगा कि ये सर्जक होना भी क्या चीज़ है, ज़बरदस्त चीज़ है। कि खैर लेखकों के बारे में भी लोग कहते हैं कि आप कोरा पन्ना है और उसके ऊपर आप क्या लिख देते हो, लेकिन ये चित्र एक ऐसी चीज़ है जो चाक्षुष है। आप देखते हैं और उसी वक्त आप उसके साथ जुड़ जाते हैं। तो पहले तो हमें वही देखना होगा कि ये कलाकार ने जो हमारे सामने रखा है उसके प्रति हमारी अपनी समझ जो भी हो, शुरू में कुछ ना भी हो फिर भी कोई बात नहीं। लेकिन जैसे कि ये एक चित्र है जतिन का, इसका उन्होंने टाइटल दिया है अबव द ग्राउंड, और ये एक व्यक्ति है जो जमीन से ऊपर है, उसके दोनों पैर नीचे हैं, सिर पीछे की ओर है, एक हाथ आगे एक हाथ पीछे। इसमें जो गति का जोश है वो रेखाओं द्वारा चित्रित किया गया है। तो मुझे लगता है कि कला को समझने के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है। आप उसको देखते रहिए तो तभी जाके उसके कुछ न्यूएंसेस समझ में आएंगे। और ये जतिन के साथ चित्र प्रदर्शनियाँ देख के कई कलाओं पे बातें कर के मेरी ऐसी सेंसिबिलिटी बनी, जिसकी वजह से मैं भी हर कला प्रदर्शनी पे या हर चित्र पे नहीं लिख पाती हूँ, लेकिन जहाँ पर कुछ मेरा अंदर से रिएक्शन होता है मैं उसी पे लिख सकती हूँ। तो ये हर दर्शक के लिए लागू होता है। तो मुझे तो लगता है कि ये स्कूलों से ही शुरू हो जाना चाहिए कि बच्चों को कला प्रदर्शनियों में ले जाएं। हाँ, स्कूलों की बात आपने अच्छी चलाई, बल्कि ये हम आपसे जानना भी चाहते हैं कि जो मौजूदा हालात हैं और जिसमें आपके ऊपर तरह तरह के विजुअल बॉम्बार्डमेंट हो रहे होते हैं, उसके भीतर ये जो फाइन आर्ट को लेकर उसका जो नज़रिया, अभी आपको क्या लगता है कि जो युवाओं में ख़ास तौर पर वो क्या एक सकारात्मक दिशा में हो रहे कुछ प्रयास हैं जिनका आप जिक्र करना चाहेंगी, या फिर इस पूरे परिदृश्य से आपको कोई
शिकायत रहती नहीं, है? कला महाविद्यालयों में तो खैर उनको एक ट्रेनिंग दी जाती है क्योंकि उनका कोर्स होता है प्रशिक्षण का पूरा, लेकिन स्कूलों में ये होना बहुत ज़रूरी है। और स्कूलों में बच्चों को समय समय पर ऐसी आर्ट गैलरीज़ हैं, संग्रहालय हैं, वहाँ पे ले जाएं, कोई उनसे बातचीत करे, उनको बताएं कि ये चित्र में वो टीचर कह सकती हैं कि मैं क्या देखती हूँ, और जब टीचर उनको गाइड करेंगी तो बच्चे भी वो देखेंगे और इसी तरह से उनकी वो सूझ पनपती जाएगी। तो ये उस उम्र से शुरू हो जाना चाहिए। वो अगर नहीं होता है तो फिर आगे जाके थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है उसको समझना। जब हमारे स्कूल में ड्राइंग का एक क्लास हुआ करता था और एक ड्राइंग टीचर वो चाहते थे कि हम सब कुछ बनाएं और उसमें रंग भरें, और इसी से हमारी सूझ भी आगे बढ़ती जाती है, क्योंकि संतुलन क्या है रंग का, आकार का, हमारी सोच का, ये सब कुछ, जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि सूक्ष्म और स्थूल, इनके बीच में संतुलन होना चाहिए जो कलाएं ला सकती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया वर्षा दास, आपने हमारे लिए इतना समय दिया और इतनी सूझबूझ की बातें हमारे कला प्रेमियों के लिए पेश की। ये थी जानी मानी कला समीक्षिका वर्षा दास। कुछ कहना चाहते हो प्रोग्राम के बारे में तो हमें लिखिए feedback.rstv@gmail.com पर।